अस्सलाम वालेकुम। पहली जंग अज़ीम के बाद लीग ऑफ नेशन बनी और दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा। मगर शायद जिस तरह लीग ऑफ नेशन अपने मकासद में नाकाम हुई और दूसरी जंग अज़ीम लगी, इसी तरह अब अक़वाम मुत्तहिदा अपनी नाकामियों की तरफ बढ़ रही है और अक्सर लोग कहते हुए अब सुनाई दे रहे हैं कि तीसरी आलमी जंग का भी खतरा है। आज नहीं तो कल ज़ाहिर है ये इस तरह के काम ऐसे नहीं होता कि आज एक वाक़या हुआ तो सुबह उठ के ये आलमी जंग लग जाए। ज़ाहिर उसके पीछे एक लंबी तारीख और मुहरक़ात होते हैं, फिर जाकर वो किसी नतीजे पर उसका जब अंजाम निकलता है तो वो बड़ा भयानक और ख़तरनाक निकलता है। दुनिया की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अक्सर ममालिक और अक्सर बदकिस्मती से मुस्लिम ममालिक ज़ेर ताब हैं। वो कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, शाम हो, अफ़गानिस्तान हो, इराक़ हो, लबनान, यमन, सारे जब जिसका जी चाहता है उन पे हमला करता है और उन पे जवाबी कार्रवाई करने की ताकत ही मशक्क़त है ही नहीं। अभी जो यूरोपीय यूनियन की वज़ारत ख़ारजा के सरबराह हैं जोसेफ बोरेल, उन्होंने कहा कि हम नेतन्याहू हुकूमत के इंतहा पसंदों को लगाम नहीं डाल सके। तो आप याद रखें कि यूरोपीय यूनियन ज़ाहिर है वज़ारत खुद एक बहुत बड़ी ताकत है और इतनी ताकत होने के बावजूद वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि वो नेतन्याहू हुकूमत के जो शर पसंद हैं, इंतहा पसंद हैं, उनको वो लगाम नहीं डाल सके, या जिस हद तक उनको वो बात करनी चाहिए, मसले को उठाना चाहिए आलमी सतह पर, वो नहीं उठा सके। तो ये काम कमज़ोर मुल्क की हैसियत क्या होगी। अक्सर हम मुसलमान ये कहते देखते हैं, सुनते हैं कि इसराइल वो छोटा सा मुल्क, और हमारे कॉलेज लाइफ में तो प्रोफेसर अक्सर कहते थे कि सारे मुसलमान मिल के उस तरह मुँह करके पेशाब भी करें तो वो इसराइल जो बह जाए, लेकिन अमली तौर पर ऐसा नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो 90 लाख की आबादी वाला इसराइल मुल्क वो सारी दुनिया की माइशत, इक़्तिसादियात को, सियासत को और मवासलात को कंट्रोल करता है। और दुनिया चाहते हुए भी, जिस तरह यूरोपीय यूनियन के ये वज़ारत ख़ारजा के जो सरबराह हैं उनका ये एतराफ़ है कि दुनिया चाहते हुए भी उस हद तक उनके ख़िलाफ़ जा ही नहीं सकती, चाहे किसी को किसी के हकूक़ दिलाने की बात हो, किसी के जबर को रोकना तो बड़ी दूर की बात है, ये किसी मजलूम को हकूक़ भी नहीं उनके दिलवा सकते। ये फ़लस्तीन में, इस तरह कश्मीर में भी है। वो देख लें आप कितना अरसा गुजर गया है जब से तक़सीम हिंद हुई है, उसके बाद से अब तक, और फिर 5 अगस्त 2019 को तो उन्होंने बिल्कुल वो जो उनका एक मखसूस स्टेटस था वो भी ख़त्म करके उसको अपने अंदर जम कर लिया और कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि यूनाइटेड नेशन पे इसकी करारदादें भी मौजूद हैं। अब ये सारे मामलात आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है किसी बड़े जंग की तरफ जाएंगे, या फिर इनको कंट्रोल करने के लिए कोई लाया अमल, कोई हिकमत अमली दुनिया को बदलनी पड़ेगी। अगर यूनाइटेड नेशन बनाई है तो उसकी एक अमन फ़ौज होती है जिसका दस्ता अक्सर जंगी माहौल या जंगज़दा या आफतज़दा इलाकों में जाता है, वहाँ वो खिदमात अपने सारे अंजाम देते हैं। उनका काम कोई जंग लड़ना या किसी इलाके को फ़तह करना नहीं, लेकिन वो जहाँ शोरश हो और वो ऐसे इलाके मुसीबत ज़दा हों तो वहाँ जाते हैं और वो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ़ ममालिक की जो फ़ौज होती है वो वहाँ जाके अपनी ड्यूटी देती है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो सूरत हाल है, चंद दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जहाँ उसी अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज को तैनात करने की ज़रूरत है, और ये बिलख़ुसूस फ़लस्तीन और कश्मीर में, ताकि कम से कम जो जुल्म हो रहा है उसको तो रोका जाए ना। चले उनके हकूक़ जो हैं, जो आज़ादी, उनका जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनको तो साइड पे रखते हैं, कम से कम उन पे जो वहशत दहशत तारी है उस पर तो कंट्रोल किया जा सकता है ना। अब ये दुनिया पे डिपेंड करता है, दुनिया के जो सरकर्दा ममालिक हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो इस दुनिया को, वो 7 तरफ से ज़ायद आबादी को किसी बड़ी जंग से बचा सकते हैं या बचाना चाहते हैं कि नहीं। तो ये अब उनके हाथ में है। अगर कम से कम मिनिमम लेवल पे भी वो अक़वाम मुत्तहिदा के उस अमन दस्ते को जो मुख्तलिफ़ ममालिक की फ़ौज पर मुश्तमिल हो इन इलाक़ों में
اگر تعینات کر دے، اور وہ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ ان ممالک کی خواہشات ہوگی، ڈیفینیٹلی انڈیا یا اسرائیل کب چاہے گا کہ وہ کشمیر یا فلسطین یا غزہ کی اس پٹی میں امن فوج کا دستہ ہو، لیکن جس طرح افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف، جس طرح عراق میں، جس طرح شام میں آپ یونائٹڈ نیشن کی ریزولیوشن پہ عمل کرتے ہیں، اسی طرح افغانستان اپنا کشمیر اور فلسطین کے مطلب بھی ہیں، ان پر بھی عمل کیجیے، چلیں نہ ماریں ان کو، جس طرح آپ نے افغانستان، عراق اور شام وغیرہ کا حال کیا ہے، لیکن وہاں کم از کم امن کی خاطر امن کے دستے تعینات کر کے وہاں انسانوں کو فیسیلیٹیٹ تو کر سکتے ہیں نا، اور اگر نہیں تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ تیسری عالمی جنگ ضرور ہوگی۔ اب تھوڑا سا اندرون ملک، شیخ صاحب نے کہا ہے کہ 30 ستمبر تک حکومت کا یہ اونٹ کسی طرف بیٹھ ہی جائے گا، تو دیکھتے ہیں۔ حالات تو بہرحال بڑے گمبھیر ہیں، مہنگائی ہے، عوام کی جو قوت خرید ہے وہ انتہائی جو کم سے کم جو سطح ہے اس پہ چلی گئی ہے، اور کچھ کی تو ختم بھی ہو گئی ہے، کیونکہ آلریڈی پاکستان میں 40% سے زائد لوگ شرح غربت کی جو لکیر ہے اس سے وہ نیچے زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو دیکھتے ہیں جب مسلمان ممالک انکلوڈڈ پاکستان اپنا پیارا وطن اس حد تک کمزور ہوں گے اور ناتفاقی ہوگی، تو یا ظاہر ہے اغیار کو سازشیں کرنے کا جو ان کے پروسیس ہے اس میں وہ ان کو خود زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بڑے آسانی سے جو آسان ٹارگٹ بن جاتے ہیں کمزور معیشت والے، کمزور نظریے والے۔ ظاہر ہے ہم کہتے تو ہیں نظریہ جو ہے اصل میں اس پہ تو ہم ہٹ چکے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس پہ تو ظاہر ہے اب یہ زبانی کلامی حد تک ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی طرف اس کی ترویج کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نسل کی تربیت اس پہ پروان کرنے کی ضرورت ہے، پھر جا کے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نظریہ تھوڑا سا مضبوط ہے، ورنہ وہ نظریہ تو مضبوط ہے لیکن اس پہ عمل کرنے والے انتہائی کمزور ہیں، وہ اس حد تک اس کو دل سے مانتے ہی نہیں، وہ جب تک کسی نظریے کو دل سے مانیں گے نہیں اس پہ عمل نہیں آپ کر سکتے۔ تب کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔